अब हम फिजिक्स 12 में चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ से है। हम इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी आया कहाँ से? ये ग्रीक वर्ड्स इलेक्ट्रम से आया। ये इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। जो हम सबके घरों में होता है। ये ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रम से आया। द ग्रीक नेम फॉर एम्बर, इसका ग्रीक नाम एम्बर भी होता है। एम्बर का मतलब जैसे कंघी होता है, तो वो जिस टाइप के मेटल से मिलके मेटल से बना होता है, उसी टाइप का कुछ मेटल होता है एम्बर। तो ये 2600 साल पहले 2600 years ago the Greeks had a little knowledge about electricity. ग्रीक के लोगों के पास थोड़ा ही नॉलेज था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, लेकिन फिर कुछ साल बाद एक ग्रीक फिलोसफर ने थेल्स मिलाइट्स ने ग्रीक फिलोसफर थेल्स मिलाइट्स ने 1680 ईस्वी में 1600 ईस्वी इन्होंने कुछ आइडिया दिया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उसके बाद विलियम गिलबर्ट, ये इंग्लैंड से थे, विलियम गिलबर्ट विलियम गिलबर्ट ने एक बुक लिखा जिसमें विलियम गिलबर्ट डॉक्टर टू ऑफ इंग्लैंड रोट अ बुक डी मैग्नेट। उन्होंने एक डी मैग्नेट नाम का बुक लिखा। जिसमें कि in his book he described certain materials showing electric and magnetic properties। उस बुक में डी मैग्नेट बुक्स में उन्होंने कुछ ऐसे मटेरियल्स लिखे जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। उन्होंने इस बुक में इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिका के नाम से लिखा, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द बुक। और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक ये दोनों साथ साथ ही इस दोनों का खोज हुआ। जैसे देखिए दोनों समान है। इलेक्ट्रिसिटी में भी दो चार्ज होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, और मैग्नेटिक में भी दो होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों करीबन सेम है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हो गया इसका हिस्ट्री, कब मिला, कैसे बना। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच इलेक्ट्रिक चार्जेज आर स्टडीड इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं।
अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम अभी जो पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन ये है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम उसे कहते हैं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम उस चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो चार्ज रेस्ट में होता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम उस टाइप्स के चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो मोशन में होता है। तो अभी हम जो चार्ज रेस्ट में होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक टर्म होता है चार्ज। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है पार्टिकल का, और चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? हम 11th में पढ़ चुके हैं कि दो टाइप्स के क्वांटिटी होते हैं, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी हम उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्पीड और वेलोसिटी ले लेते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड का मतलब है सिर्फ हमसे कहा जाता है कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमें चलना है, लेकिन किस डायरेक्शन में चलना है वो हमें स्पीड नहीं बताता, नॉर्थ में, ईस्ट में, या फिर किस डायरेक्शन में। लेकिन वेलोसिटी में 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हमें नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, तो इसमें डायरेक्शन भी है नॉर्थ और मैग्नीट्यूड भी है 2 किलोमीटर। लेकिन इसमें पर आवर, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड जो न्यूमेरिकल नंबर होता है उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। चार्ज जो होता है इसमें ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन निश्चित नहीं होता है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब इसके यूनिट्स हम देखते हैं। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। जो यूनिट पूरे दुनिया में कॉमन हो, सेम हो, उसे हम एसआई यूनिट कहते हैं। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम, या फिर इसे हम सी से डिनोट कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका एसआई यूनिट, लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला।
इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है 80 और हम चार्ज को डिनोट करते हैं Q से। हम हर जगह चार्ज के जगह पे Q लिख सकते हैं। ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला 80 और चार्ज का जो नोटेशन होता है वो Q। तो ये हमने देखा चार्ज के बारे में। अब एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1706 से 1790 के ईस्वी के बीच में चार्ज के टाइप्स को मालूम किया। दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, जानते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ये नाम तो बाद में रखा गया, पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन पहले इसका नाम था रेसिनस। पॉजिटिव को हम रेसिनस और निगेटिव को रेसिनस को हम पॉजिटिव कहते हैं, और निगेटिव को कहा जाता है विट्रियस। जैसे इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर विट्रियस चार्ज है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन जो है वो रेसिनस चार्ज है। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। अब हम एक टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का टाइप। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जब भी हम दो मटेरियल्स को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसका फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन से हम किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए एक एटम है, और एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसका सेल। हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये सेल पर चक्कर लगाते रहता है। तो जो एटम का सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है उस पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे इसमें 1 2 3, इस बाहर वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो वो जो बाहर वाला सेल होता है, जब भी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड हो गया, और एक सिल्क क्लॉथ, ये सिल्क क्लॉथ हो गया, सिल्क, और ये ग्लास रॉड। जब हम इस दोनों को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो इस दोनों का फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाता है, इसका कोई एक जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कोई एक गेन करता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। और जो ऑब्जेक्ट, जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को लूज किया है उसका मास डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ मास होता है। तो अगर इसने, ग्लास ने
सिल्क क्लॉथ को 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया तो ये गेन करेगा। तो इसने अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया तो एक इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है 3 इंटू 3e, इसका मास घट गया तो डिक्रीज हो गया। और इसका जो है जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसका 3e मास बढ़ गया तो ये इसका मास इंक्रीज हो गया। तो जब हम किसी दो मटेरियल को रब करते हैं और उसका फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है उसे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये हो गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम एक फॉर्मूले में भी दे सकते हैं। मान लीजिए जो मास बढ़ा है उसे हम डेल एम मान लेते हैं। तो डेल एम इंटू कितना हो जाएगा एन इंटू ई एन, इलेक्ट्रॉन का मास। एक इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है और जितना इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया है एम इंटू उतना इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये हो गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन रगड़ने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि किस ऑब्जेक्ट पे चार्ज गया है और अगर गया है तो कितना चार्ज है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये इस टाइप का होता है। और इसके बीच में एक कंडक्टिंग रॉड रहता है और इस पे 2 गोल्ड थीन लीव्स लगे हुए रहते हैं। ये जो थीन लीव्स होता है हमेशा एक दूसरे से सटा हुआ रहता है क्योंकि इस दोनों पे कोई भी चार्ज नहीं है इसीलिए। लेकिन अगर यहाँ पे एक कैप रख दिया जाए और इसके बगल में एक ग्लास रॉड रख लेते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे निगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोनों लीव्स पे पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा और जब रिपेल करेगा तो ये दोनों थीन लीव्स एक दूसरे से दूर जाएंगे और फैल जाएंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इस पे चार्ज आ गया इसीलिए ये दोनों थीन लीव्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और जितना दूर जाएंगे उतना ही ज्यादा चार्ज आएगा। और ये जो थीन लीव्स बने होते हैं ये गोल्ड से बने होते हैं क्योंकि गोल्ड बड़ा ही मेलेबल मेटल होता है और ये बड़ा ही पतला होता है इसीलिए चार्ज की वजह से ये ज्यादा दूर जा पाएगा। तो ये हो गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अभी तक हमने देखा कि चार्ज क्या होता है और चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तीन टाइप के प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला एलिमेंट्री,
कंजर्वेशन या फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। और तीसरा क्वांटाइजेशन। ऑफ चार्जेस। पहले हम एलिमेंट्री और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज देख लीजिए। एलिमेंट्री चार्ज the minimum possible charge on an object is called elementary charge. Its value is 1.60217733 into 10 to the power minus 19 coulomb. It is denoted by E. It is also called one quantum of charge. Q minimum is equal to E. इसका मतलब होता है एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक। एलिमेंट्री क्या वैल्यू होता है, इसको डिनोट किया जाता है ई से। और इस पर कितना चार्ज होता है 8.60217733 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मतलब ये सबसे मिनिमम चार्ज होता है, इससे कम वैल्यू का चार्ज अभी तक नहीं ज्ञात हुआ है। तो ये जो होता है मिनिमम होता है, जो होगा जैसे एनी जितना भी टाइप्स के चार्ज होंगे इसके इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे। 1e 2e इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 1.6, भी हम यूज कर सकते हैं इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और ये जो ई से डिनोट किया जाता है, और ये सबसे मिनिमम चार्ज जानते हैं कि चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। तो सबसे मिनिमम चार्ज जो होता है क्यू मिनिमम वो ई होता है। ई इज इक्वल टू 1.666 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये हो गया एलिमेंट्री चार्ज। इसके बाद इससे मिलता जुलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। इसमें एक मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। कि हर ऑयल के एक ड्रॉप का पर चार्ज को मेजर करने पर किसी का वैल्यू आता था 1.06 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। किसी का आता था 1.6
इंटू 10 टू द पावर माइनस, किसी का 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, किसी का 4.8 इंटू 10 टू द पावर 1 ड्रॉप पे 19 कूलम, किसी का 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इस समय देखिए ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम ये सब में कॉमन है, यानी कि ये सब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये सब इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कि n इंटू ई, इसको हम ई बोलेंगे, 1e 2e 3e कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हमें 4.5 दिया रहेगा तो ये नहीं हो सकता, या फिर 5/2e, ना ही ये डेसिमल में होगा और ना ही फ्रैक्शन में। तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको हम NE से, इसका फॉर्मूला है NE, ठीक है। तो ये हो गया, पहले हमने देखा था एलिमेंट्री चार्ज, ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस के तीन प्रॉपर्टीज होते हैं, एलिमेंट्री चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस और एलिमेंट्री चार्जेस सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये प्रॉपर्टी हमें बतलाता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व या कांस्टेंट रहता है। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, यह वह सिस्टम होता है इसके अंदर के पार्टिकल में इंटरेक्शन तो होता है, लेकिन इस सिस्टम में बाहर से कोई चार्ज नहीं रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ग्लास रॉड ले लेते हैं और एक सिल्क का क्लॉथ, इस पे भी चार्ज अभी 0 है और इसमें भी चार्ज 0 है। जब हम इस दोनों को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो मान लीजिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला आता है, यानी कि Q इज इक्वल टू हो गया 2E। तो इसका इनिशियल चार्ज था, पहले Q इनिशियल चार्ज था 0 और 0 प्लस 0 इस सिस्टम में, तो 0 था चार्ज। आपने जब इसमें 2E आ गया तो -2E, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसीलिए इस पे -2E आ गया चार्ज, और क्योंकि इसने लूज किया है तो इस पे +2E चार्ज आ गया। तो आप देखिए Q फाइनल क्या आ गया, +2E -2E इज इक्वल टू 0। इनिशियल चार्ज भी 0, फाइनल चार्ज भी 0, यानी कि इससे प्रूफ हो गया कि एक आइसोलेटेड सिस्टम पे चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज। पहले भी 0 था इस सिस्टम में और रगड़ने के बाद भी 0 है। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में अब हम उससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेंगे, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर में एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक पॉजिट्रॉन के साथ रिएक्शन करता है, तो रिजल्ट में गामा रेज आता है, गामा रेज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या करता है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पर चार्ज कंजर्व रहता है। तो यहाँ देखिए
रिएक्शन से पहले क्या चार्ज है, Q इनिशियल इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और फाइनल चार्ज क्या है रिएक्शन के बाद, Q फाइनल इज इक्वल टू 0। QI इज इक्वल टू QF प्रूफ हो गया। इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज इसका मतलब एनिहिलेशन ऑफ मेटल में भी ये प्रूफ हो गया कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज सही है। इसके अपोजिट एक और लेते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन पेयर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ये जस्ट इसके अपोजिट है। एनिहिलेशन ऑफ मेटल में एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन रिएक्शन करने के बाद गामा रे जा रहा है, और पेयर प्रोडक्शन में गामा रेज जब इसको हम तोड़ते हैं तो ये वापस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन के फॉर्म में आ जाता है। सॉरी यहाँ पे +1 हो, तभी तो -1 + 1 0 हुआ। तो यहाँ पे भी देखिए इनिशियल चार्ज कितना है, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू 0, और फाइनल चार्ज कितना है -1 + 1 -1 + 1 इज इक्वल टू 0। QI इज इक्वल टू QF प्रूफ हो गया। ये भी प्रूफ कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के लिए दो एग्जांपल और हो गया, एनिहिलेशन ऑफ मेटल, पेयर प्रोडक्शन। इस दोनों में भी चार्ज कंजर्व है। रिएक्शन से पहले जितना चार्ज था वो उतना ही चार्ज रिएक्शन के बाद भी आ रहा है। तो ये हो गया हमारे चार्ज के प्रॉपर्टीज।